नहीं, चिंता की बात है। मैं हाँ। ये नहीं कह रहा, चिंता की बात बिल्कुल है। हुँ, बिल्कुल चिंता की बात है। वी हैव टू बी मोर अग्रेसिव इन आवर अप्रोच। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हमें और स्ट्रिंजेंटली अपनाने चाहिए और हुँ, चलते रहने चाहिए। उसके साथ वैक्सीनेशन पे मैं आ रहा था। वैक्सीनेशन का डेटा ये कहता है, वैक्सीनेशन अभी भी इफेक्टिव रहेगा इस वेरिएंट के लिए। हालाँकि उसकी भी इफेक्टिविटी जितना बाकी वेरिएंट्स के साथ है वायरस के, उससे डेल्टा प्लस में कम होगा। हुँ, बट हमारे पास क्या-क्या वेपन्स हैं इससे लड़ने के लिए? वेपन्स वही हैं, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत स्ट्रांगली लेना है और वैक्सीनेशन को हुँ। रुकने नहीं देना उसकी पेस को। यही वेपन्स हैं हमें इस वेरिएंट से लड़ने के लिए। ऑल्दो जैसे-जैसे ये वेरिएंट अनफोल्ड होगा तब हम और वाइज़र होंगे। उसके लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, हुँ, जीनोमिक सीक्वेंसेस को हमें रैंप अप करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, सिर्फ 10 लैब्स हैं अभी इंडिया में जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर रही हैं। हाँ, हमें कम से कम इन लैब्स को 50 या 100 की नंबर में लेके जाना चाहिए, जगह-जगह उपलब्ध हो, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल्स को जीनोमिक सीक्वेंस में डाला जाए, रैंडम रैंडम सैंपलिंग करा जाए, तभी हमें पता चलेगा ये वेरिएंट कितने तेज़ हैं, कितना इनके अंदर इंटेंसिटी है और मार करने का और एक पूरा एपिडेमिक क्रिएट करने का जैसा हुँ, ये सेकंड वेव में हुआ। हुँ। डॉक्टर सुरंजीत, डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि दूसरी लहर से बड़ी नहीं होगी तीसरी लहर, बशर्ते कि कोई नया वेरिएंट तेजी से फैलने वाला ना हो, जो कि इम्यूनिटी को बाईपास भी करता हो। आपको लग रहा है कि डेल्टा प्लस के साथ ऐसा है सर? ये तेजी से फैलने वाला है क्योंकि अभी तो ये 50 केसेस हैं और ये रिपोर्टेड हैं। मतलब अभी अगर टेस्टिंग को बढ़ाया जाए तो हो सकता है जाने कितने मामले निकलकर सामने आए। हमें ना तो अभी रियल नंबर्स पता है, ना ही इस वेरिएंट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तक जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ मरीज़ हैं, वो काफ़ी कम है। हुँ, अगर 50 है, तो उसमें हमको ना तो उनका रियली सीवियरिटी कैसे ये मैनिफेस्ट करेगा, इसके बारे में अभी भी हमको टाइम बताएगा कि ये कैसे मैनिफेस्ट करने वाला है। जहाँ तक इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी वाली बात है, उन्होंने बताया कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, बट अगर हम लोग एक्सपीरियंस दें और महाराष्ट्र वाला अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें, तो जैसे कि सेकंड वेव में हमने देखा था कि एक फैमिली में किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ, तो ऑलमोस्ट सभी को इन्फेक्शन हो गया। पर महाराष्ट्र में अभी जो ये वेरिएंट वाला जो आया है, उसमें देखा जा रहा है, जो कुछ ही फैमिलीज़ में हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि पूरी की पूरी फैमिली गिरफ्त में आ गई है। तो थियोरेटिकली इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी डेफिनिटली ज़्यादा है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा जा रहा है, एटलीस्ट इन 50 मरीज़ों के जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। पर हुँ, ऑब्वियसली जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमको अगले कुछ दिन और अगले कुछ हफ्ते हमको बताएँगे इनके ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में और भी ज़्यादा, इन थियोरेटिकली इट शुड बी मोर ट्रांसमिसिबल, ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है, बट अभी नंबर्स हमारे पास इतने कम है कि ये सब सोच है, ये सब एक थॉट प्रोसेस है। कैसा ये रियली मैनिफेस्ट करेगा, ये हमको अगले कुछ हफ्ते ही बताएगा। एंड जैसे कि थर्ड वेव वाली बात है, तो थर्ड वेव का कारण ये वायरस हो सकता है, अगर जी। हम लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक हुँ, से हुँ, नहीं किया तो। हुँ। डॉक्टर राजीव, क्योंकि केंद्र की तरफ से भी अब अलग-अलग राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है कि आप अपनी तैयारियों को पुख्ता रखें, जो कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाएं। लेकिन क्या अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा? क्या अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि डेल्टा प्लस बेहद खतरनाक है, या आपको भी लगता है कि तैयारी हमको रखनी चाहिए? डॉक्टर राजीव रंजन के पास हम चलेंगे, शायद कनेक्शन टूट गया है। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको भी लगता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? और क्योंकि आप तो वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर भी हैं, फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं अभी तक की? वैक्सीन कितनी कारगर इस वेरिएंट पर? जी, एक तो जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि तैयार, तो डेफ़िनेटली इस बार हम डेटा का बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, जिस तरह से हम पहले हमारे पास जिस तरह से वेरिएंट आ रहा था, कोई भी नया सेकंड वेव हम्म, की भी बात करें, इस टाइम डबल म्यूटेंट आया था, हमें लग रहा था कि कुछ केसेज़ कम है, अभी कुछ ही राज्यों तक सीमित है, जैसे पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। तो इस बार हम वो वाला जो है स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते, इस बार हमें प्रोएक्टिवली मैनेज करना ही पड़ेगा। और अभी जैसे हमने देखा, अगर ट्रेंड देखें अगर इनिशियली, तो आप देखिए 7 केसेज़ थे, फिर 12 केसेज़ हुए, अब 50 केसेस हो गए, अपवर्ड ट्रेंड है। इसके अलावा हम देखें 3 राज्यों में था, फिर 8 राज्यों में हुआ, अब 12 राज्यों में हो गया। हम्म, तो स्प्रेड तो हो ही रहा है, नंबर ऑफ केसेस कम है क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग अभी उतनी नहीं हुई। अगर जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा होगी तो केसेस भी सामने ज्यादा आएंगे। इसके अलावा अगर आप जो वैक्सीन वाली बात करें, देखिए वैक्सीन के ऊपर अगर जितनी जो अभी डेटा मिल रहा है, सिंगल वैक्सीन के ऊपर बात क्यों उठ रही है, क्योंकि जो इसका स्पाइक प्रोटीन है उसके अंदर जो
चेंजेस आया है, उसके अंदर जो म्यूटेशन हुई है, ये वाली म्यूटेशन भी पहले से पता था। ये वाली म्यूटेशन ऑलरेडी आपका जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, जिसको हम बीटा वेरिएंट कह रहे हैं, उसके अंदर ऑलरेडी स्टडी की गई थी कि उसके अंदर वैक्सीन की एफिकेसी कम होती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वैक्सीन उस पर इफेक्टिव नहीं होगी। अभी भी फिलहाल जो कुछ स्टडीज आई हैं, इसके अंदर सिंगल डोज की भी इसमें जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो 40 to 50% और दोनों डोजेस की जो वैक्सीन की एफिकेसी रहेगी अराउंड 60-70% रहेगी। और वैसे भी अगर वैक्सीन की एफिकेसी की हम बात करें तो जो DCGI अप्रूव करता है वैक्सीन को, तो 60% से अबव वाली जो एफिकेसी होती है वही वैक्सीन अप्रूव होती है। तो हमारी जो दोनों वैक्सीन अभी फिलहाल अवेलेबल हैं, उन दोनों की जो एफिकेसी है 80 to 90%। तो वैसे भी बफर है हमारे पास की अगर ओवरऑल में जी ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। डेल्टा पर भी किसी भी वेरिएंट के ऊपर एफिकेसी रहती है, एफिकेसी कम हो जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और यूके के अंदर एस्ट्राजेनिका के ऊपर स्टडीज हुई है जिसके अंदर इसकी एफिकेसी अच्छी